नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। आगामी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा को देखते हुए 50 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न को लेकर के आए हैं जो काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इन 50 प्रश्नों का आप जवाब दें। देखिए कि 50 प्रश्नों में आपका कितना मार्क्स ऑब्टेन आप कर पाते हैं। 50 प्रश्न में कम से कम आप 30 प्लस अगर ले आते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, नहीं तो और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और ज़्यादा मेहनत करें और सफलता हासिल करें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। आपको 50 प्रश्न। पहला है, देखिए, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि। पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है, त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है। वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। पानी की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा जो है उच्च होती है। पानी ऊष्मा का हीन चालक होता है। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? कम पुनर्योजन शक्ति। ठीक है, देखिए पुनर्योजन का मतलब हो जाता है कि जो मनुष्य का जो शरीर होता है वह तंत्रिका कोशिका होता है, खास करके वह तंत्रिका तंत्र से बना होता है। नहीं, किससे बना? तंत्रिका तंत्र से। इसमें जो है सबसे लंबी जो है कोशिका तंत्रिका तंत्र की ही कोशिका होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा पुनर्योजन की शक्ति उसी में होती है। लेकिन यहाँ कहता है कम पुनर्योजन की शक्ति, तो कम पुनर्योजन सबसे कम जो होता है वह मस्तिष्क की कोशिकाओं में होता है। दोस्तों किस में होती है? मस्तिष्क की कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। ठीक है, कितना होता है? लगभग 2%, जो कितना होता है? 1400 ग्राम भी होता है। कितना? याद रखिएगा, 1400 ग्राम होता है लगभग में। ठीक है, लगभग 1400 ग्राम। अब एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि जो 2% होता है, 1400 ग्राम होता है, इसमें 60% जो होता है ना वसा होता है। क्या होता है? इस 2% में 60% वसा होता है। 60% क्या होता है? वसा होता है। यानी सबसे अधिक वसा युक्त जो अंग होता है वह मनुष्य का मस्तिष्क ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? दोस्तों आप पढ़े होइएगा कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो होता है वह सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम। जो मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है दोस्तों। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और कौन सा? मध्य मस्तिष्क। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम के बाद जो होता है सेरिबेलम आता है द्वितीय स्थान पर। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र होता है? तो भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र की बात अगर करेंगे दोस्तों तो यह हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर भूख लगना, प्यास लगना, ये सब जो चेतना का संचार होता है, ठीक है, आभास होता है, महसूस करते हैं, यह हाइपोथैलेमस के द्वारा करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, तो ताप नियंत्रण को दोस्तों जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यह भी जो है आपको किसके द्वारा किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के ही द्वारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग से संबंधित है? तो प्रेरक कौशल की जहाँ तक बात है दोस्तों तो यह मनुष्य के जो है ललाट भाग से संबंधित है। किस भाग से? ललाट भाग से। ठीक है, किसे? याद रखिएगा, ललाट भाग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, सारे के सारे आपको भी आए हैं जो आपको आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में जो है क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सेरिबेलम करता है। कौन सा? सेरिबेलम। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, सेरिबेलम जो है वह नियंत्रण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मनुष्य के दृश्य सूचना के विकोडन नहीं, क्या मनुष्य के दृश्य सूचना के विकोडन और व्याख्या का संबंध किससे है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकोडन याद रखिएगा, विकोडन और व्याख्या से संबंधित कौन सा अंग है? तो यह वित्तीय पाली है दोस्तों। कौन सा है? वित्तीय पाली। याद रखिएगा, वित्तीय पाली। देखिए कितने जबरदस्त क्वेश्चन सब
ठीक है, सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण केंद्र है वह मुख्य रूप से आपको जो कशेरुकी रज्जु होता है ये कहलाता है। कौन सा? कशेरुक रज्जु। ठीक है, याद रखिएगा, कशेरुक रज्जु जो होता है यही होता है। ठीक है, अगला देखिए, संतुलन की अनुभूति किससे होती है? संतुलन की अनुभूति किससे होती है? यह अनुमस्तिष्क संतुलन से होती है। किससे? अनुमस्तिष्क संतुलन से। याद रखिएगा, संतुलन की अनुभूति होती है अनुमस्तिष्क संतुलन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क जिम्मेदार है, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, उपयुक्त तीनों के लिए। तो तीनों के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। किसके लिए? तीनों के लिए। सोचने के लिए भी मस्तिष्क ही जिम्मेदार होता है, हृदय गति नियंत्रण के लिए आप जिस चीज़ को मान लीजिए किसी चीज़ का आपके अंदर अगर डर होता है तो इसका जो है गति बढ़ जाता है। शारीरिक संतुलन की बात जहाँ तक करें तो अगर कोई अप्रिय घटना को आप देख लेते हैं किसी प्रकार का, तो वहाँ पर भी संतुलन आपका जो है वह माइंड ही कंट्रोल करता है, मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है, यानी उपयुक्त तीनों आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या कहता है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो श्वसन का नियंत्रण जहाँ तक बात करेंगे दोस्तों तो यह मेडुला ऑब्लंगेटा से होता है। क्या होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा से। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है श्वसन पर नियंत्रण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होता है? आंतरिक गति निर्धारक की जहाँ तक बात है दोस्तों तो यह जो है दिल से होता है। किससे होता है? दिल से। ठीक है, दिल से होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब इन चारों में जो नाम होता है, एक का नाम होता है, देखिए 2 यानी 4 वेश्म होते हैं जिसको कक्ष कहते हैं, वेश्म, यानी बायां अलिंद बायां निलय और दायां अलिंद दायां निलय। क्या याद रखिएगा? बायां अलिंद बायां निलय और दायां अलिंद दायां निलय। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, सामान्य व्यक्ति के दिल की धड़कन औसत दर होती है। तो दिल की धड़कन की जहाँ तक बात होती है दोस्तों यह 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 बार। 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? देखिए पल्स दर जो होता है आपकी नाड़ी, पल्स दर का मतलब होता है नाड़ी, जो हाथ पकड़ करके जो नस का जो स्पंदन होता है वो देखा जाता है, वह क्यों किया जाता है? तो यह जो होता है दोस्तों किया जाता है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए। जो दिल कितना मतलब जो है सो सटीक तरीके से, सही तरीके से फंक्शन करता है, उसको जांचने के लिए नाड़ी का स्पंदन देखना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, हृदय धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? अब देखिए हृदय धड़कन की गति की जहाँ तक बात है वह बढ़ती है अनुकंपी तंत्रिका से। किससे? अनुकंपी तंत्रिका। ठीक है दोस्तों, वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें जिससे वो भी जुड़ सके और क्या करें, जुड़ करके और अधिक से अधिक लाभ उठा सके। लवडव ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? लवडव ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो यह दोस्तों हृदय के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, किस क्रिया के कारण होती है? तो हृदय के द्वारा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। देखिए 21 है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। अब देखिए नाड़ी स्पंदन की बात अभी हमने किया ही है, तो नाड़ी स्पंदन क्या होता है? हृदय से संबंधित है। तो हृदय जितनी बार धड़कता है, हृदय की जो धड़कन होती है, ठीक है, उससे ही संबंधित है ये भी। तो आप सारा ऑप्शन देख रहे हैं, हृदय से द्रुततर है, हृदय से मंदतर है, यानी हृदय से तेज गति में चलता है, या हृदय से धीरे धीरे चलता है, या हृदय से स्वतंत्र है? नहीं, उसी दर पर, जिस दर पर क्या होता है हृदय कार्य करता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्या कहता है, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? रुधिर परिसंचरण की व्याख्या करने वाले पहले कौन से वैज्ञानिक है दोस्तों? हार्वे, विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। याद रखिएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। कौन क्या था? विलियम हार्वे। पेस मेकर का क्या कार्य है? तो पेस मेकर आप जानते ही हैं, दिल से संबंधित होता है, हार्ट से संबंधित होता है। किससे? हार्ट से। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है ऑप्शन से आप पकड़ सकते हैं, मूत्र बनाने की क्रिया? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये किडनी से संबंधित है मूत्र बनाने की प्रक्रिया।
पाचन क्रिया का नियमन, ये भी नहीं, ठीक है। इसमें तो छोटी आंत बड़ी आंत जो है सो उसकी मुख्य भूमिका होती है। अब दिल की धड़कन देखिए, तो ये दिल की धड़कन ही उत्तर होगा। क्या होगा? पेस मेकर का क्या कार्य है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है, दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है? देखिए दिल का दौरा की जहाँ तक बात होता है दोस्तों, तो दिल का दौरा आप समझ सकते हैं कि रक्त की जो पूर्ति होती है ना, रक्त की आपूर्ति उसी से संबंधित है, ठीक है। जब ये रक्त की मात्राएं कम होती है, यानी कि सही से अगर हृदय में नहीं पहुंच पाता हो, तो वहीं से संबंधित होता है दिल का दौरा। तो देखते हैं, हृदय जीवाणु का हमला नहीं, हृदय गति का रुक जाना बिल्कुल नहीं, हृदय में रक्त की आपूर्ति कम होना, ये रहा आपका आंसर। क्या रहा? हृदय में रक्त की आपूर्ति का रुक जाना होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? बड़ी धमनी की बात हो रही है दोस्तों, तो धमनी में आपको महाधमनी सबसे बड़ी होती है। कौन सी? बड़ी धमनी, महाधमनी, बड़ी धमनी, महाधमनी। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। क्या कहता है? धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। तो आप जानते ही हैं रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है दोस्तों। अगर ऑक्सीजन का संचार रक्त में थोड़ी सी कमी हो जाती है, यानी जब आप लगातार दौड़ते हैं, थोड़ी दूर अगर दौड़ते हैं, तो क्या होता है कि आपके शरीर में, आपके पैर में या कहीं पर में जो है सो जहाँ जहाँ जोर होता है खास करके वहाँ पर ऐंठन होने लगता है, या ऑक्सीजन की ही कमी होती है, वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है दोस्तों। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन की एकदम आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो अशुद्ध रक्त की बात हो रही है दोस्तों, अशुद्ध रक्त की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा क्या? पल्मोनरी धमनी। क्या हो जाएगा? जिसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी, ठीक है। जो फुफ्फुस धमनी का काम होता है, देखिए धमनी और सिरा होता है, एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। अब धमनी में भी फुफ्फुस धमनी होते हैं और सिरा में भी फुफ्फुस सिरा होता है। धमनी का कार्य होता है, धमनी का क्या कार्य होता है कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाना, और इसका जो होता है ठीक उल्टा काम होता है। उसकी जो फुफ्फुस धमनियाँ होती है वो उल्टा काम करता है, यानी अशुद्ध रक्त को जो शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाना होता है। और वहीं पर सिरा की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो सिरा का काम होता है अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक लाना, लेकिन इसी में जब फुफ्फुस सिरा आ जाता है तो शरीर के यानी हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना ये काम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिरा का उल्टा फुफ्फुस सिरा होता है, धमनी का उल्टा फुफ्फुस धमनी होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, कौन सी रक्तवाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? कौन सी रक्तवाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो अभी आपने जस्ट देखा है कि क्या हो जाएगा? फुफ्फुस सिरा हो जाएगा। सिरा में क्या हो जाएगा? फुफ्फुस सिरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, मानव शरीर का रक्त बैंक कौन सा कहलाता है? ये तो जानते ही होंगे, प्लीहा होता है। क्या होता है? प्लीहा। प्लीहा को क्या कहा जाता है? एक और नाम से जाना जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। किसका? आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगा? यानी डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है दोस्तों, शुद्धिकरण की प्रक्रिया। देखिए अगला, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो रक्त दाब की बात हो रही है दोस्तों। रक्त दाब जो है किसकी भित्ति पर जो है सो रक्त का दबाव पड़ता है, जिसको हम रक्त दाब कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा धमनी। धमनी पर हो जाएगा। किस पर? धमनी। धमनी पर रक्त का यदि दबाव पड़ता है तो उसी को रक्त दाब कहा जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? जब ये व्यक्ति वृद्ध हो जाएगा, जिस तरह से आयु बढ़ता है उसी तरह से शरीर में विभिन्न प्रकार की जो है क्या होता है, जो चाहे रक्त का दबाव हो या क्या हो, जो नाड़ी स्पंदन हो, इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत बदलाव होता है। तो यहाँ कहता है वृद्धि होता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? घट जाता है दोस्तों। क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्यतः रक्त का यानी सामान्यतः ताप होता है। नहीं, ताप कितना होता है? कहते हैं देखिए, तो जो होता है ना यह जो है आपको 120/80 होता है। कितना? 120/80 होता है, जिसको हम रक्तदाब भी कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो चेक किया जाता है दोस्तों, बीपी, उसमें भी देखते हुएगा कि 120 कितना होता है?
80 होता है mmHg, ठीक है। तो वही है। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए, निम्नलिखित उपकरणों में से किसको रक्तदाब मापने की प्रयुक्त इकाई होती है। तो रक्तदाब मापने की प्रयुक्त इकाई होती है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये होता है रक्तदाब मापने की इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए, स्फिग्मोमैनोमीटर किसमें रक्तदाब को मापता है। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि धमनी में रक्त का दबाव होता है ना, किसमें रक्त का दबाव किसमें होता है, धमनी में, क्योंकि शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य है इसका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा धमनी में ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 36 नंबर है, मनुष्य में सामान्यतः निरंधन रुधिर शर्करा 70/100 ml रुधिर होता है। तो 70/100 ml की बात जब हो दोस्तों, तो यह आपको 80/100 mg हो जाएगा। कितना, 80/100 mg, 100 कितना mg, ठीक है, 80/100, ठीक है, याद रखिएगा 80/100। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। तो कोलेस्ट्रॉल की जहां तक बात करें दोस्तों, ये आपको 140/180 होता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होता है 140 से लेकर के 180 तक। अगला देखिए, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ये 206 होता है। कितना होता है, 206। वयस्क मनुष्य की बात करें तो 206 होता है, और बच्चों की अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर तो कितना होता है, लगभग 300 हड्डियाँ होती है, ठीक है, बच्चों में। देखिए आई गया ऑप्शन, नवजात शिशुओं में लगभग कितनी हड्डियाँ होती है, तो ये कितनी होती है, 300 होती है। कितनी, 300 होती है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अगला 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। खोपड़ी में दोस्तों 8 अस्थियां होता है। कितना होता है, 8 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं। 24 पसलियां होती है टोटल, और इसको जोड़े की अगर बात करें तो ये 12 जोड़े होते हैं। कितने, 12 जोड़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए 42 नंबर, मनुष्य में मेरुदंड में से कितनी जोड़े तंत्रिका निकलती है। मनुष्य के मेरुदंड से जो तंत्रिका की बात करते हैं तो वो 31 निकलता है। कितना, 31, 31 जो है 31 तंत्रिका निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 31 जो है क्या है, 31 कितने जोड़े, 31 जोड़े यानी 62 तंत्रिका जो है, ठीक है। मानव स्पाइनल कोलम हड्डियों कितना डैश हड्डियों से बना होता है, जिसको स्पाइनल कोलम या स्पाइनल कार्ड भी कह सकते हैं। तो यह जो है आपका 33 जो है, कितने, 33 हड्डियों से बना होता है, ठीक है, 33 हड्डियों से। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या। तो आप जानते हैं ये 20 होता है, नहीं 20 दांत जो है टूट करके पुनः स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थियां क्या होती है, फीमर होती है, जो जांग में होती है। कहाँ होती है, जांग की हड्डियां होती है फीमर, ठीक है, याद रखिएगा, जांग में होती है, फीमर सबसे बड़ी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है देखिए, 46 है, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी होती है। देखिए सबसे लंबी तो आपने देखा कि फीमर होता है, कौन सा होता है, फीमर होता है। लेकिन यहाँ कहता है लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है, तो ये उर्वास्थि होता है दोस्तों। क्या होता है, उर्वास्थि, याद रखिएगा 46 का ए हो जाएगा उर्वास्थि। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये तो जानते हैं स्टेपीज होती है, जो कान में होती है। कहाँ होती है, कान की हड्डी होती है, और स्टेपीज होती है। मानव शरीर में कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां होती है। तो पैरों की हड्डियां की बात हो रही है दोस्तों, तो पैर में जो है आप याद रखिएगा टीबिया नाम की हड्डियां होती है, और टीबिया से आप यहाँ आप याद रखेंगे फिबुला भी। तो फिबुला और टीबिया याद रखना, कौन सा, फिबुला और टीबिया, ये दोनों याद रखिए। फिबुला और टीबिया होती है मनुष्य के पैरों में हड्डियां। तो मानव शरीर में 2 हड्डी आपस में कैसे जुड़ी होती है, तो ये लिगामेंट से जुड़ी होती है, ठीक है, लिगामेंट से जुड़ी होती है। जैसे हाथ की हड्डी होती है, घुटनों में होती है ना, तो ये सब जो होती है लिगामेंट के जरिए जुड़ी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का लास्ट है, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा क्या है, वर्टेब्रा निम्न में से किसका भाग है। तो वर्टेब्रा की बात करेंगे दोस्तों तो रीढ़ की हड्डी होती है। वर्टेब्रा क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो आपने देखा पूरा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें तो साइंस के, जीके, जीएस के और मैथ के भी क्वेश्चन बहुत सारे बनाए गए हैं, जो आपको एनटीपीसी ग्रुप डी के साथ साथ सभी एग्जाम में आपको काम दे सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें, थोड़ा सा शेयर करें और कोऑपरेट करें, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।